अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सीखेंगे एचिलॉन एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। यहाँ से आप देख सकते हैं अब एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म इन मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 होना ज़रूरी है और इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हमारे पास ज़ीरोज़ मौजूद हों और ऊपर हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स हों तो हमारे पास वो फॉर्म बनेगी एचिलॉन फॉर्म। इसी तरह से हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म कोई भी ऐसी फॉर्म है जहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 के नीचे ज़ीरोज़ मौजूद हों और इन एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जो हैं वो हमारे पास ज़ीरोज़ हों। इसी तरह से हमारे पास एचिलॉन फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो गॉसेस एलिमिनेशन मेथड है और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म का हमारे पास जो दूसरा नाम है वो गॉसेस जॉर्डन मेथड है। मेरे पास अब यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में भी कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसे हम लोगों ने एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करना हो तो हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिस तरह से हम लोग क्रैमर रूल को आज तक सॉल्व करते आए हैं, उसी तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को। अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये मैं जो लीनियर सिस्टम है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी। अब मेरे पास यहाँ पर ए क्या है? ए हमारे पास है एक्स के जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं 2 2 एंड 1, 2 2 एंड 1। x2 के जो हमारे पास कोफिशिएंट है, यहाँ पर तो x2 मौजूद ही नहीं है तो x2 का कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ जाएगा। x2 का कोफिशिएंट 0 है 4 एंड -8। देन जो x3 के कोफिशिएंट है वो आ गए हमारे पास। x वाला मैट्रिक्स क्या होगा? x1 x2 एंड x3। और हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है b वाला मैट्रिक्स आ रहा है वो 1 -2 एंड 2 आ गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर हम इस तरह से लिखेंगे ए वाला मैट्रिक्स एंड देन हमारे पास यहाँ पर आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं और मैंने यहाँ पर इसको इसी सिंपल लाइन से शो कर दिया है। बी वाला मैट्रिक्स मैंने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने अब रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एचिलॉन फॉर्म जब हमने बनानी होती है जी, तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने एचिलॉन फॉर्म बनानी होती है सबसे पहले एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन दोनों के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि हमने सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास एचिलॉन फॉर्म क्या थी 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने के लिए हम लोगों ने कोई ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है कि यहाँ पर 1 ना आ सके। देखिए यहाँ पर हमारे पास R3 के अंदर रो 3 के अंदर ये रो 1 है, रो 2 है एंड रो 3 है। ये तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सचेंज कर लेना है रो 1 और रो 3 को। रो 1 और रो 3 को जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर ये रो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और रो 1 हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना होता है, 1 के बाद हमने इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 0 बनाना है। अब 0 0 किस तरह से बनाऊँगी, R2 रो 2 में से मैंने क्या करना है -2। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी रो 1 को और इन दोनों का डिफरेंस करूँगी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इन दोनों का डिफरेंस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। मैंने इस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई करना है कि मेरे पास यहाँ पर नीचे वाले 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 बन जाएं। मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/20 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही थी, कैंसिलेशन करके मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है। इसके बाद अब मैंने 1 के नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना था, 1 बनाना था सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 0 बनाना था। फिर आपने क्या किया, 1 इस एलिमेंट को 1 बनाया। डैट्स मीन का डायगोनल एलिमेंट पे पहले हम लोगों ने वर्क करना है। 1 बनाया, 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग 0 बनाएंगे। 0 किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर 1 मौजूद है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया था 0 मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद है। 1 मौजूद होने के साथ हम इस
रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर ऑपरेशन भी सॉल्व किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बना दिया। 1 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म जनरेट हो गई है, एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं और ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/20 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही थी, कैंसिलेशन करके मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है। इसके बाद अब मैंने 1 के नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना था, 1 बनाना था सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को, और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 0 बनाना था। फिर आपने क्या किया, 1 इस एलिमेंट को 1 बनाया। डैट्स मीन का डायगोनल एलिमेंट पे पहले हम लोगों ने वर्क करना है। 1 बनाया, 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग 0 बनाएंगे। 0 किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर 1 मौजूद है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया था, 0 मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद है। 1 मौजूद होने के साथ हम इस रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर ऑपरेशन भी सॉल्व किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बना दिया। 1 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म जनरेट हो गई है, एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं और ऊपर वाले किया। ये तो थी मेरे पास एचिलॉन फॉर्म। अब मैं रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करूँगी। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में दोबारा से वहीं पर आ जाऊंगी जहाँ से मैंने इसको सिस्टम में दोबारा से कन्वर्ट किया था। इस फॉर्म में अब मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे तो 0 बन गए हैं, अब मैंने ऊपर भी इसको 0 बनाना है। मीन्स कि यहाँ पर 8 -8 -3 एंड 3/4 इन एलिमेंट्स को भी 0 होना चाहिए। ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे पास A B वाले हमारे पास जो मैट्रिक्स था ना, इसको हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे पास आंसर होगा इन सिस्टम्स का, जो जिस तरह से हम लोगों ने x1 x2 और x3 को निकाला है। अब -8 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1 के साथ हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसके ऊपर वाले एलिमेंट को मैंने 0 बना दिया है। 0 बनाने के बाद अब 1 था, यहाँ पर 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को मैंने 0 बनाया। यहाँ पर मैंने साथ साथ जो जो ऑपरेशन अप्लाई करती जा रही हूँ उस ऑपरेशन को मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। और हमारे पास चाहे हम लोग एचिलॉन फॉर्म अप्लाई करें, चाहे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म अप्लाई करें, हमारे पास सिस्टम्स का आंसर सेम ही आता है। वो मैंने आपको वेरिफिकेशन करके दिखाई है कि वहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपके पास आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैंने इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखा है। 2 = 2 आ गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाती है। तो देन हमारे पास ये जो आंसर्स आए हैं x1 x2 और x3 के, ये बिल्कुल ठीक हैं। हमारे पास x1 और x2 और x3 का आंसर आ गया था स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अगर हमें ये बात पता करनी हो कि हमारे पास जो x1 और x2 और x3 का आंसर है वो ठीक आया है या नहीं, तो हम इसकी किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ रख के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास वो वेरिफिकेशन एक्यूरेट है, देन हमारे पास इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आई हैं। यहाँ से हम x3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास x2 का आंसर आ चुका है। और यहाँ से अब हमारे पास x3 और x2 दोनों हमारे पास फॉर्म आ चुकी हुई हैं और उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास x1 का भी आंसर आ गया है। ये हमारे पास सिस्टम सॉल्व हो चुका है। x1 x2 एंड x3 का हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। जी, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म आ रही थी उसको हम दोबारा से अब सिस्टम में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये सिस्टम सॉल्व हो जाए। अब इस सिस्टम से हमारे पास x3 की वैल्यू आ रही है, x3 की वैल्यू आ रही है